विचारधारा को। तो विचारधारा से समझौता अगर आप करोगे तो कामयाब नहीं होगे। बसपा में कहीं ना कहीं विचारधारा से समझौता हुआ है। हाँ, मैं बिल्कुल मानूं 2007 के बाद में बसपा में विचारधारा से समझौता हुआ है। यही कारण है कि हम लोग दिन प्रतिदिन हर चुनाव पे गिरते चले गए। और ये याद रखना विशाल भाई, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जिस आदमी ने बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा के साथ समझौता किया, वो चाहे मैं हूं, चाहे बहन जी हो, चाहे अन्य कोई हो, खत्म हो गया, खत्म हो गया। समाज ऐसा है कि जब प्यार करता है ना, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा इतिहास में लेके चलता हूं। उत्तर भारत का आम चुनाव बीपी मौर्य के नाम से जीता जाता था, लेकिन जब समाज को धोखा दिया तो जब मौत हुई तो 100 आदमी साथ में नहीं थे। संघप्रिय गौतम उत्तर भारत की आवाज हुआ करते थे दलितों की। आज संघप्रिय गौतम 92 साल की उम्र में कहाँ रहते कि नहीं किसी को कोई पता नहीं है। रामविलास पासवान शान हुआ करते थे, जब मरे थे तो 500 आदमी साथ में नहीं थे। आज उदित राज साहब एक समय पर वो आंदोलन करते थे तो दिल्ली का रामलीला ग्राउंड भर जाता था। आज उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि वो 500 आदमी जुटा सके। जिस आदमी ने समाज को धोखा दिया, जिस आदमी ने बहुजन समाज की महापुरुषों की विचारधारा के साथ समझौता किया, धोखा दिया, वो खत्म हो गया। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वैसे हम आपको बता दें, राहुल नागपाल जी आज हमारे साथ मौजूद है। विधानसभा चुनाव में इनका काफ़ी ज़्यादा आपने नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेहनत की विधानसभा चुनाव में बीएसपी के लिए। और आज इनसे बात करेंगे बहुजन राजनीति को लेकर, ये क्या सोचते हैं, बीएसपी का भविष्य क्या होगा। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपने विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, वो जग जाहिर है, सबको पता है। और अब आप क्या सोचते हो बीएसपी के भविष्य को लेकर? बीएसपी का भविष्य, बीएसपी का जो शीर्ष नेतृत्व उसके हाथ में है। बीएसपी को बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है और बड़े ऑपरेशन करने के लिए बड़े सर्जन की ज़रूरत है। और बड़ा सर्जन जो है वो बसपा का शीर्ष नेतृत्व है, उसमें बहन जी है। बहन जी से बड़ा कोई नेता है नहीं, बहन जी से बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं। तो अगर बसपा को बचाए रखना है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बचाए रखना है और बसपा को संजीवनी देनी है, एक तरीके से मैं कोई जीवन दान देना है, तो बसपा के शीर्ष नेतृत्व यानी बहन जी को बड़े बदलावों की जरूरत है। उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है जिन लोगों की चेहरा जो है वो मतलब उनका कोई दाग नहीं है। उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है जो मतलब बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझते हैं। उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है जो परिवार को छोड़ करके मिशन के लिए काम कर सकते हैं। तो वो काम सिर्फ बहन जी कर सकते हैं और किसी के अलावा वो काम करना है नहीं। विधानसभा चुनाव में आरोप लगाया कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं, तो ये कहाँ तक सही है आपने? देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा बहन जी मिशन से भटक गई हैं या मिशन पर हैं, लेकिन हाँ, निसंकोच अगर हम 32% वोट से और अगर 12% पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार, मान्यवर साहब काशीराम के जाने के बाद में बाबा साहब का सपना, मान्यवर साहब काशीराम का सपना, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हम वो 207 विधायक और 40 एमपी लोकसभा राज्यसभा में बचा नहीं पा रहे हैं। हम लोग बार बार चुनाव हार रहे हैं और हम लोग बहानेबाजी कभी ईवीएम पर कर रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पर भंडा फोड़ रहे हैं, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर कर रहे हैं। अपनी गलतियों पर बैठ करके हम लोग चर्चा नहीं करें कि गलती कहाँ हो रही है। 2007 में सरकार बनी तो अब तक ब्राह्मणों को श्रेय दिया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने सरकार बनवाई और उसका किसी का कोई दायित्व नहीं था। तो अब तक क्यों दिया जा रहा है और इस बार क्यों नहीं साथ दिया? बस देखिए, मुझे बताइए, ब्राह्मण ने, मैं मानवीय लोक सर्वे के अनुसार क्या 2007 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था जहां बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसमें SC ST और मोस्ट बैकवर्ड और उसके बाद में मुस्लिम और उसके बाद में लगभग 16-16.5% ब्राह्मण हमको मिला था। उस स्थिति में 16-16.5% ब्राह्मण मिला था, जबकि हमको इसके अलावा जो मोस्ट बैकवर्ड है, चाहे वो कुशवाहा है, साक्य है, सैनी है, मौर्य है, पटेल है, निषाद है, ये जो वोटर था, ये हमारा पक्का वोटर था। कुशवाहा है, ये हमको एक तरफा मिला था, जाटव हमको एक तरफा मिला, मुसलमान हमको मिला था, तब हमने सरकार बनाई। लेकिन हमने सबको दरकिनार करते हुए हाय ब्राह्मण, हाय ब्राह्मण, हाय ब्राह्मण। हमने 16% ब्राह्मण जो हमको मिला और जो 86% दूसरा मिला, 86% को ऊपर 16% को बिठा दिया, पूरी 5 साल उनको मजे दिलवाए और उसके बाद फिर उम्मीद करते रहे उनसे हमें वोट देगा। तो आप मुझे बताइए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किराए के मकान में कोई कब तक रहेगा, तब तक उसके पास अपना मकान नहीं होगा। अगर ब्राह्मण 16% हमको 2007 के चुनाव में मिला तो वो इसलिए मिला क्योंकि अखिलेश की सरकार से ब्राह्मण दुखी था, क्योंकि बीजेपी खत्म थी, क्योंकि कांग्रेस खत्म थी, सपा बसपा राजनीति में हावी थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो सपा को लाना नहीं चाहता, तो मजबूरी में वो कहीं ना कहीं बसपा को वोट दे दिया। आपने एक बात कही हाय ब्राह्मण, ये 2 बार किया आपने, और इसे सुन के क्या दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो वोटर है बसपा कोर वोटर वो हट गया अलग, ये सुन के? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं वही बात कर रहा हूँ।
अगर बाबू सिंह कुशवाहा गई तो कुशवाहा वो अकेली नहीं गई, उनके साथ उनका समाज भी चला गया। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से गए तो मौर्य भी चले गए हमारे पास से। अगर संजय निषाद गए तो फिर निषाद भी चला गया। अगर राजभर गए तो फिर राजभर भी चला गया। जो नेता हमें छोड़ करके गया या जिसको हमने अपनी पार्टी से निकाल दिया, वो पार्टी के साथ साथ वो नेता तो गया ही, कहीं ना कहीं उसका समाज भी हमसे चला गया। जो समाज मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज बनाया था, जिसमें कुशवाहा, साक्य, मौर्य, पटेल तमाम लोगों को मिलाकर के साहब काशीराम ने बहुजन समाज बनाया था, अब हमने बहुजन समाज को चमार समाज बना करके छोड़ दिया। चमार 12% है, उतना वोट हमको मिल गया। 12% प्रॉपर में 12% वोट हमको मिला है। वो गए, वो तो जाने के बाद ही, पार्टी से निकलने के बाद भी लगभग सालों तक गुहार लगाते रहे कि बहन जी हमें वापस करें, बहन जी हमें वापस करें। बहन जी ने उनकी तरफ मुड़ के क्यों नहीं देखा? नहीं, बात तो कहीं ना कहीं वही है ना कि आखिर क्या कारण है। दूसरे लोग आपने तैयार किए नहीं। मान्यवर साहब काशीराम एक बात कहते थे कि मैं इतने नेता तैयार कर दूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग खरीदते खरीदते थक जाएंगे। काशीराम साहब ने इतने नेता तैयार किए, और जो मान्यवर साहब काशीराम ने नेता तैयार किए, जो लीडरशिप डेवलप की, वो हमने सारी भगा दी, और हमने खुद कुछ तैयार किए नहीं। तो हम किसके भरोसे राजनीति करेंगे? राजनीति का तो कुछ बचा नहीं हमारे पास में। तो राजनीति करने के लिए देखिए, लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि हाँ, अगर लोकतंत्र आज के समय में कहीं जिंदा तो बीजेपी में जिंदा है। वहाँ कोई भरोसा नहीं होता वो कौन आदमी क्या बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जेपी नड्डा को पता था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या किसी और को पता था, अमित शाह को पता था वो गृह मंत्री बनेंगे। लेकिन उनका विचार, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके कॉन्सेप्ट पर जो खरा उतरेगा उसको वो कहीं से भी उठा करके मुख्यमंत्री बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, गृह मंत्री बना देंगे। 325 पिछली बार विधानसभा सदस्य थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन 325 MLA में एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने योगी को इस्तीफा दिलवाया और मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि उनको मालूम था कि योगी उनकी विचारधारा को मजबूत कर सकता है, हिंदूवादी विचारधारा को। तो विचारधारा से समझौता अगर आप करोगे तो कामयाब नहीं होगे। बसपा में कहीं ना कहीं विचारधारा से समझौता हुआ है। हाँ, मैं बिल्कुल मानो 2007 के बाद में बसपा में विचारधारा से समझौता हुआ है। यही कारण है कि हम लोग दिन प्रतिदिन हर चुनाव पे गिरते चले गए। और ये याद रखना विशाल भाई, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जिस आदमी ने बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा के साथ समझौता किया, वो चाहे मैं हूं, चाहे बहन जी हो, चाहे अन्य कोई हो, खत्म हो गया, खत्म हो गया। समाज ऐसा है कि जब प्यार करता है ना, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा इतिहास में लेके चलता हूं। उत्तर भारत का आम चुनाव बीपी मौर्य के नाम से जीता जाता था, लेकिन जब समाज को धोखा दिया तो जब मौत हुई तो 100 आदमी साथ में नहीं थे। संघप्रिय गौतम उत्तर भारत की आवाज हुआ करते थे दलितों की। आज संघप्रिय गौतम 92 साल की उम्र में कहाँ रहते कि नहीं किसी को कोई पता नहीं है। रामविलास पासवान शान हुआ करते थे, जब मरे थे तो 500 आदमी साथ में नहीं थे। आज उदित राज साहब एक समय पर वो आंदोलन करते थे तो दिल्ली का रामलीला ग्राउंड भर जाता था। आज उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि वो 500 आदमी जुटा सके। जिस आदमी ने समाज को धोखा दिया, जिस आदमी ने बहुजन समाज की महापुरुषों की विचारधारा के साथ समझौता किया, धोखा दिया, वो खत्म हो गया। ये नारा काफी चर्चा में रहा, ब्राह्मण संघ बजाएगा हाथी लखनऊ जाएगा, तो लखनऊ कितने लोग पहुंचा पाए? नहीं, आप मुझे बताओ ना, ब्राह्मण संघ बजाएगा हाथी लखनऊ जाएगा, आप मुझे बताओ कितने 2007 से लगातार ब्राह्मण संघ बजा रहा है। 7 में बजाया, 9 में बजाया, 12 में बजाया, 14 में बजा रहा, हर बार हो रहा है। 2007 से ब्राह्मण हर बार संघ बजा रहा है, और हर बार ये कहा जा रहा है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण संघ बजाएगा हाथी लखनऊ जाएगा। कितनी बार हाथी लखनऊ पहुंच गया मुझे बता दो? नहीं पहुंचा ना। एक बार गलती से क्या नाम है, थोड़ा सा ब्राह्मण हमको मिल गया, हम पूरा कुछ ब्राह्मणों के ऊपर दाब खेल दें, तो ये तो नहीं है ना। इस देश के अंदर मुसलमान भी 21% रह रहा है। इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर दलित भी है, मोस्ट बैकवर्ड है, जो हमारा कैडर वोट है, हमने उसको खो दिया। मुस्लिम दलित जो कार्यकर्ता है बीएसपी ने उनका सम्मान नहीं रख पाया, उनकी मेहनत का कोई उन्हें नाम तक नहीं दिया। नहीं, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं एक सवाल और जोड़ता हूँ। आप तो कह रहे हो कि हमने मुस्लिम और दलित कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया। ये बात सही है कि मुस्लिम और दलित कार्यकर्ताओं को उतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बात बताता हूँ। 1925 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अखबार निकाला, कौन सा? मूक नायक। उसके बाद जनता निकाला, उसके बाद समता निकाला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 3 अखबार निकालने पड़े अपनी विचारधारा को, अपने विचार को घर घर पहुंचाने के लिए। बाबा साहब उस समय पत्रकारिता की, मीडिया की वैल्यू को समझते थे। मान्यवर साहब काशीराम जब आए तो उनको बहुजन संगठन निकालना पड़ा, और कई पत्रिकाएं निकालनी पड़ी, और मान्यवर साहब काशीराम ने कहा कि ये मनुवादी मीडिया आपका मीडिया नहीं है। जबकि उस समय 2 चैनल आते थे, DD1 और DD2। आज हजारों चैनल हैं, आज हजारों यूट्यूबर हैं, और हमारे पास में हम 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में एक पोर्टल तैयार नहीं कर पाए, और गाली वगैरह के मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया को देने कोशिश, बहुजन मीडिया ने पूरा साथ देने की कोशिश की। तमाम आरोप प्रत्यारोप सही, तमाम लोगों ने ये भी आरोप लगाया ये दलाल हो गए, ये फलाना निकाना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में एक पोर्टल तैयार नहीं कर पाए, और मान्यवर साहब काशीराम कुछ नहीं था तब उन्होंने अपना मीडिया खड़ा कर दिया, बाबा साहब ने खड़ा कर दिया। और आप आज कह रहे हो मेन स्ट्रीम, भाई मेन स्ट्रीम मीडिया आपके लिए बना नहीं है। आपकी बात इतनी सी समझ में नहीं आ रही
जो पोर्टल तैयार थे उनको भी नहीं बचा पाए। आपने जो 60 चैनल पोर्टल में काम किया, यूट्यूब ने काम किया, आप उनके लिए किराए के पैसे नहीं दे पाए। और आपका होते कौन है कहने वाले कि हमने पोर्टल ने, यूट्यूब ने हमारा साथ नहीं दिया, यूट्यूबर्स ने आपका साथ नहीं दिया। आपने दिया क्या यूट्यूबर को? क्यों दे वो आपका साथ? आपने क्या दिया उनको? ये दुनिया ये साथ दोगे, ये साथ लोगे तब चलती है, एक साथ नहीं चलती, एक हाथ से नहीं चलती। मतलब धोखा हुआ, बिल्कुल धोखा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ विशाल भाई, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर जिसने भी समझौता करने की कोशिश की वो खत्म हो गया। मैंने आपको कितने नाम बताए। अभी एक नाम लॉन्च काफ़ी तेजी से मध्य प्रदेश में आकाश आनंद घूम रहे हैं, राजस्थान में भी जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या भविष्य है इनका? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप आकाश आनंद को राजस्थान में घुमा रहे हो, मध्य प्रदेश में घुमा रहे हो, अच्छी बात है, पूरे देश में घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूपी में भी घुमाइए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप एक टारगेट फिक्स कर दीजिए, कहिए कि हम 2023 का जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान और मध्य प्रदेश का, वो आकाश आनंद के नेतृत्व में लड़ेंगे। आप बसपा इसको क्लियर करें कि आकाश आनंद के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव राजस्थान मध्य प्रदेश का लड़ा जाएगा। पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू है, कि कितनी बेनिफिट है। अगर हाँ पार्टी में दम पड़ता है, सीटें जीत करके आती हैं, लोग उनको नेता स्वीकार करते हैं, तो हम भी कर लेंगे। और अगर नहीं करते तो फिर दूसरों को मौका दो, तुम्हारा ही भतीजा क्यों। और भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। दो प्रदेश अध्यक्षों का नाम काफी ज्यादा चर्चा में, एक तो RS परवीन और एक पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, और ये तमाम जो प्रदेश के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनसे कुछ सीखिए। क्यों कह रहे हैं ये बात? आप एक बात समझिए, RS परवीन साहब IRS रहे, IPS थे साहब, हाँ IPS थे, IPS रहे, अफसर हैं, उनके अंदर एक अपनी पावर है, अपनी ताकत है, उनके पास अपना पैसा है, उनके पास अपने लोग हैं और वो पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि कर्नाटक की तरह जो M चंद्रा थे, जो वहाँ शिक्षा मंत्री बने उस सरकार में, उसके बाद में फिर उनको पार्टी से भी निकाला, पहले इस्तीफा दिलवाया गया, फिर पार्टी से निकाला गया। इस बात की क्या गारंटी है कि कल को परवीन का या पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष का हाल भी M चंद्रा जैसा या जयप्रकाश जैसा नहीं होगा? ऐसा क्यों होता है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब कोई आदमी अपने पंखों से उड़ान भरने लगे और उसकी पहचान बनने लगे, लोग कह रहे उसको लायक करने लगे, तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को ये डर लगता है कि ये नेता ना बन जाए। तो ये डर है? हाँ, बिल्कुल डर है। बढ़ता नहीं देखना। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना डर है। कहाँ, क्यों डर नहीं? आप मुझे बताइए। आप जिस आदमी को पार्टी से निकाल रहे हो उसकी गलती तो बताइए। जयप्रकाश को पार्टी से निकाला गया, मैं जयप्रकाश का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, सवाल खड़ा कर रहा हूँ। एक युवा जिसने आजीवन को क्या नाम है अनवरत शादी रहने का सपना देखा हो, जिसने पूरी जिंदगी मिशन मूवमेंट पे लगा दी हो, आपने उसको पार्टी से निकाल दिया। मुझे बताओ एक कारण बताइए कि ये दोष पाया गया। आपने तमाम लोग निकाले, M चंद्रा निकाले, बताओ क्या कि पार्टी विरोधी क्या है पार्टी विरोधी गतिविधि? अभी बसपा को काफी ज्यादा कमजोर बताया जा रहा है। कमजोर स्थिति में भी ओम प्रकाश राजभर बसपा में आने की दुआ लगा रहे हैं। देखिए, आप ये समझ लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग बसपा को मजबूत कर सकते हैं। क्यों नहीं आ रहे फिर? क्यों नहीं, वो तो तैयार हैं आने के लिए, तो आ रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा तैयार बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको अंदर की बात। ओम प्रकाश राजभर बैठे तैयार हैं, और क्या नाम है बहुत सारे लोग तैयार बैठे जो पार्टी को मिशन से। बहन जी एक बार कहें तो सी कि मान्यवर साहब काशीराम के समय के तमाम लोग खड़े होकर पार्टी को मजबूत करें, 6 महीने में पार्टी मजबूत हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बसपा बहन जी ही चाहेंगी तभी कुछ हो सकता है, उससे पहले नहीं कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे सर राहुल नागपाल जी मौजूद थे, इन्होंने बहुजन राजनीति पर बात की। आप इनके विचारों पर कमेंट में राय देना। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन TV यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय भीम।